फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स में डायनामिक्स 9th में हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन, उसको आज हमने पढ़ना है। आप देखिएगा फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं। आम डेली लाइफ में तो हम कहते हैं रगड़ को फ्रिक्शन ना, और फ़र्ज़ करें हम ऐसे हाथों को रगड़ रहे हैं, कहते हैं ये फ्रिक्शन है। एक्चुअली ये फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कुछ और होती है। देखें, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। एक ऐसी फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोक रही हो, अपोज कर रही हो, रेजिस्ट कर रही हो, उस फोर्स को हम कहते हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस पे एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजार के ऐसे मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, एक मैस यहाँ पे इसके साथ रख दी है। अच्छा, और इसके साथ ये ऐसे नीचे जो है ना, हमने कोई जो है ना इसके साथ स्ट्रिंग लगा के इसके साथ जो है हमने यहाँ पे मैस इसके साथ भी लटका दिया है, बांध दिया है। बल्कि ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि हम इसके अंदर मैस को चेंज करते हुए फील कर सकें कि इसके अंदर मैस चेंज हो रहा है। ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसके साथ एक पेन सा मैंने लगा दिया। अब समझने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है। देखें, ये हमारे पास, अब देखें, जो आम हालत में अगर इसको ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, इसका मैस कम है हमारे पास, ये मैस हमारे पास इसका ज़्यादा है, तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई मोशन जनरेट नहीं होती। आप देखिएगा, इसमें ऐसे नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट करती है जो नॉर्मल रिएक्शन है बॉडी का। नीचे यानी इस ब्लॉक का जितना भी वेट इसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास इसका होगा, जिसको हम आर कह देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब वो ऐसे प्रेसिंग फोर्स है, वो रिज़ल्ट बनती है हमारा फ्रिक्शन का, जो यहाँ पे प्रेसिंग फोर्स होती है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो सरफेस है, इस ब्लॉक की सरफेस या ये जो हमारे पास जिसके ऊपर हमने इसको रखा है, इसकी सरफेस, इनके दरमियान में कुछ रफनेस पाई जाती है। जितनी भी चीज़ें स्मूथ हों उनके दरमियान थोड़ी सी रफनेस होती है। जब मूवमेंट की हम कोशिश करते हैं तो वो रफनेस जो है वहाँ पे कोल्ड वेल्स बनाती है, और वो जो है उसको रेजिस्ट करने के लिए ज़्यादा सपोर्ट करती है, रेजिस्टेंस उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब हम कहते हैं कि फोर्स एक ऐसी फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो रेजिस्ट करती है, उसको अपोज करती है मूव करने के लिए। अब देखें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने इसको मैं कह देता हूँ, जो कुछ वेट हम इसके अंदर डाल देते हैं। देखें, फ़र्ज़ कर लें ये वेट हमारे पास, मैंने वेट इसके अंदर कुछ डाल दिया इसके अंदर। अब जब मैंने ये मैस इसके अंदर डाला है तो इसके रिज़ल्ट में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये भी मकसद थोड़ी सी जनरेट हो गई है, उसने रोकने की कोशिश की है। हम इसके अंदर कुछ और मैस डाल देते हैं, थोड़े से कुछ छोटे से कुछ पीसेस और उठा के डाल दिए। देखें, ये मैंने फ़ोर्स इसमें इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। जैसे हमने ये फ़ोर्स इंक्रीज़ की है, ये एक्चुअली वेट है, जो अप्लाइड वेट जो इस तरफ खींचने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको हम आम लफ्ज़ों में FN से शो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा, जैसे मैंने ये फ़ोर्स अप्लाई की, वेट इस तरफ फोर्स लगा दी, तो रिज़ल्ट क्या हुआ, इसके बदले में ये फ़ोर्स भी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम इसमें और मैस डाल दे देते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास अप्लाइड फ़ोर्स इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अप्लाइड फ़ोर्स हमने इंक्रीज़ कर दी। जो अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ की है तो फ्रिक्शन भी ये इंक्रीज़ हो गई है। इट मीन्स हमें फ्रिक्शन की एक और ख़ासियत का पता चला कि ये सेल्फ़ एडजस्टिंग फ़ोर्स है। सेल्फ़ एडजस्टिंग फोर्स, ये डिपेंड करती है किस चीज़ पर, अप्लाइड फोर्स पर। जब हम ये देखें, फ़र्ज़ कर लें, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पे क्या हो रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, वेट ऊपर की तरफ है, ऐसे वेट है, और ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन। हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, फ्रिक्शन हमारे पास ये रुका हुआ है। अगर सरफेस स्मूथ है, इसी तरह इसने पड़े रहना है। लेकिन अगर ये टेढ़ा होगा ऐसे,
तो उस वक्त ये फ्रिक्शन जो है इसको इस तरफ रोकने की कोशिश करेगी, अगर रोक सके नहीं तो ये पीछे स्लाइड करके चला जाएगा। इस वक्त हमारे पास कोई वो नहीं, लेकिन मैं अगर ऐसे इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, देखें ऐसे इसको दिखा देता हूँ पीछे से, जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स इसके अंदर जनरेट होगी जो इसको रोकने की कोशिश करेगी, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसके दरमियान ड्यू टू दिस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रेसिंग फोर्स की वजह से, जो वेट की वजह से वो हो रही है, ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अच्छा, अब यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करते हैं, ये जो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ख़ुद ब खुद रुक जाती है। बिल्कुल इसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें एक गेम, वो टग ऑफ वॉर एक गेम होती है जिसमें कुछ लोग इस तरफ इस पे फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इधर हैं, लेट सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स इस साइड पे हैं और सपोज़ चंद टीचर्स इस तरफ खड़े हुए हैं। अब ये दो डिफरेंट टीमें हैं, स्टूडेंट्स और सपोज़ इधर कुछ टीचर्स हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, जब ये ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे ये भी कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़ोर लगाने की, इसी तरह ये कम करेंगे थोड़ा सा इधर से भी फोर्स कम हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे होती है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ होती जाती है, फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है। हम इस पे फोर्स लगा रहे थे, हम इस पे फोर्स ज़्यादा कर देंगे, फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, रोकने की एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स देखें, हम इसमें वेट मैस ज़्यादा डालते जाते हैं ना, और वेट डाल दिया, थोड़ा सा और डाल दिया, तो ये नीचे की तरफ ऐसे खींच रही है उसको रस्सी ना, लेकिन ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, फोर्स इंक्रीज़ होती जा रही है। अब ये जो इंक्रीज़ होती जा रही है फोर्स, इसका मकसद ये हुआ कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन की एक खासियत है कि फ्रिक्शन इज़ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप को एडजस्ट करती है। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स कम करें, फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। ओके, एक चीज़ ये होगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, देखें ये स्टॉपिंग फोर्स है ना, यहाँ पे ये अपोज कर रही है ना, ये मोशन को रोक रही है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें ये स्टॉपिंग फोर्स के तौर पे यहाँ पे काम कर रही है, स्टॉपिंग फोर्स इस कंडीशन में स्टॉपिंग फोर्स है। अब आप देखें, जब हमने अप्लाइड फोर्स ज़्यादा की, स्टॉपिंग फोर्स इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हमारे पास लग गई। फिर एक वक्त क्या आएगा कि इसने आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देना है। तो अब यहाँ पे जो इसने मैक्सिमम स्टॉपिंग फोर्स लगाई थी उसको हम कहते हैं कि वो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फोर्स applied by the body maximum force applied by the body to stop before moving is called limiting friction। मैं इसको फिर क्लियर करता हूँ। देखें, जब हम इधर फोर्स ज़्यादा लगाते जाएंगे ये फोर्स भी बढ़ती जाएगी, ये फोर्स भी बढ़ती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फोर्स जो है कम हो जाएगी और इसने मूव करना शुरू कर देना है। मैक्सिमम फोर्स विच जस्ट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम मोशन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लिया, तो मैक्सिमम फोर्स which just stop the body from motion is called limiting force of friction। पहले हमने देखा फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, बॉडी को मूव करने से रोकती है, रोकने की कोशिश करती है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम फोर्स रोकने के लिए लगाई जाती है। दैट मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज, टू रेजिस्ट द मोशन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इसके बाद एक होता है, हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये रेशियो है, रेशियो बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड फोर्स, जो है अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रेशियो बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में जो रेशियो पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट चीज़ों में। पत्थर, फ़र्ज़ करें जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी स्टोन पर, तो नॉर्मल रिएक्शन स्टोन का ही हम लेंगे तो उस वक्त कुछ और होगा। अगर उस स्टोन को किसी और सरफेस के साथ हम लेते हैं, फ़र्ज़ करें गिलास के साथ लेते हैं या कारपेट के ऊपर रख के फिर मूव करके देखते हैं, फोर्सेस अप्लाई करते हैं, तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। इट मीन्स ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन सेम मटेरियल के लिए सेम होगा। अगर हम फ़र्ज़ कर लें प्लास्टिक और प्लास्टिक का रेशियो फाइंड करेंगे, वो सेम हमारे पास आएगा। अच्छा, इसी तरीके से प्लास्टिक और आयरन का लेंगे, दैट विल बी डिफरेंट। तो ये हम कह देते हैं अप्लाइड फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जहन में रखिएगा, इसको हम म्यू से शो करते हैं। ये म्यू ग्रीक लेटर है और इसका कोई रेशियो नहीं होता, तो कोई यूनिट नहीं होता। इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट because it is ratio between two similar quantities, two similar quantities। ठीक है, यानी एक ही तरह की क्वांटिटी का मैं यहाँ पे वो ले रहा हूँ फोर्स, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसका रेशियो, इसका यूनिट, इसका भी न्यूटन, दोनों का न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। एक ही चीज़ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है हमारे पास जो इनके यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये इस वजह से इसका कोई रेशियो यूनिट इसका नहीं होगा। न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। सो इट हैज़ नो रेशियो, नो यूनिट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज़ नो यूनिट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो तरह से होते हैं। अगर स्लाइडिंग सरफेस का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उस वक्त हम कहते हैं काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस वक्त हम कहते हैं इसको स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैंने बात की है। अच्छा, अब हमने ये देखा कि इट हैज़ नो यूनिट, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट होता है, क्योंकि ये फोर्स है, न्यूटन इसका यूनिट है, इट्स यूनिट इज़ न्यूटन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने देखना होता है, अगर पूछते हैं फोर्स का यूनिट क्या है, हम कहेंगे न्यूटन। अगर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या है, हम लिखेंगे नो यूनिट। चेक करके अच्छी तरीके से उसमें ये चीज़ें हमने क्लियर करनी है। अच्छा, अभी उसके बाद हम देखते हैं कि एक फोर्स होती है फ्रिक्शन, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसी एग्जांपल को लें, हम इस पे फोर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये चीज़ मूव नहीं कर रही, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मोशन उसके अंदर जनरेट नहीं हुई, तो उस वक्त हम उसको कहेंगे कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक, रुका हुआ है, तो उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये उसके अंदर मोशन जनरेट नहीं हुई, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एग्जांपल है। अच्छा, इसी तरह काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन when the object is in state of motion, when the object is in state of motion,
देखिएगा, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है उसकी फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि वो रुकी हुई चीज़ है। काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उस वक्त हम कहेंगे ये काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखें, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और ये हमारे पास मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, रोकने की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, ये एफ एस है हमारे पास। फिर क्या होता है, ये वेट ज़्यादा हो जाता है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो ये एरो हमारे पास स्टॉपिंग फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ये हमारे पास एफ के हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन जाएगा हमारे पास। यानी ये फोर्स कम होती है। जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एफ के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये वाला, ठीक है, इज़ लेस देन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ एस से कम होती है। या हम ये कह दें एफ एस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा। देखिए, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा है, एक चीज़, फ्रिक्शन का काम क्या है, रोकना। उसने इतना रोका हुआ है किसी चीज़ को कि वो मूव ही नहीं कर रही, लेकिन अगर वो चीज़ मूव करना शुरू कर दिया, इसका मकसद है फ्रिक्शन उस वक्त वाली तो कम है ना, ये फोर्स फ्रिक्शन की ज़्यादा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये ज़्यादा थी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, क्योंकि इसने रोका हुआ था। जब एक चीज़ ने चलना शुरू कर दिया, फ्रिक्शन फिर भी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो कम होती है। इसका मकसद ये हुआ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या जो है हमारे पास काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ग्रेटर है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब वहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में, शॉर्ट आंसर्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपने इस चीज़ को क्लियर करना है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, उसके बाद जो है इसी फ्रिक्शन से रिलेटेड छोटी सी कुछ एक दो टर्म्स और हैं जिनका हमें आना बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए, ताकि हम इसको टॉपिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। एक को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरी फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं। अब ये जो फ्रिक्शन है दो डिफरेंट इनके दरमियान, सरफेसेस के दरमियान, ये हमारे पास एक फोर्स अप्लाइड फोर्स है, और जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स एक एक्ट कर रही है, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स होगी हमारे पास एफ एन, और ये हमारे पास स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखें, हम ऐसे पुश कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ऐसे लग रही है, ये स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। यानी एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड कर रही है। व्हेन वन सरफेस इज स्लाइडिंग ऑन अदर सरफेस, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्लाइडिंग के वक्त सिर्फ हो, व्हेन अ सरफेस ऑफ बॉडी स्लाइड्स ऑन द अदर surface of body, किसी और बॉडी की सरफेस पे, ठीक है, बॉडी, when the surface of body slides on the other surface of the body, the friction is called sliding force of friction। उस वक्त हम कहेंगे ये स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और मैंने एग्जांपल आपको दी थी, ये हमारे पास एक सरफेस है, कोई भी बॉडी ए है, बॉडी बी है, इसके ऊपर हमने एक और सरफेस रखी है, इन दोनों के दरमियान में इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे इसके अंदर जो फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को वो कर रही हैं, ये फोर्स रोक रही है, ये अप्लाइड फोर्स है हमारी, क्योंकि सरफेसेस वो कर रही हैं, इसलिए हम कहेंगे स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें एरिया इन कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, एरिया इन कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। जब हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो उसमें व्हेन अ बॉडी रोल्स, ठीक है, व्हेन सरफेस ऑफ अ बॉडी रोल्स ऑन अदर बॉडी, व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन अदर बॉडी सरफेस, द फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। अब यही ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके नीचे हमने
2 बॉल्स रख लिए हैं छोटे छोटे से। अब आप देखें जब हम इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये फ्रिक्शन हमारी रोलिंग फ्रिक्शन होगी, रोल कर रही है। ये फ्रिक्शन हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, सरफेसेस स्लाइड कर रही हैं यहाँ पे। तो ये भी जहन में रखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस लिए लेस है? एरिया इन कांटेक्ट की वजह से। एरिया ज़्यादा होगा इन कांटेक्ट, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। एरिया इन कांटेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगी। देखें ये हमने एरिया इसका वो कर दिया, तो ये देखें एरिया इन कांटेक्ट कम हो गया, फ्रिक्शन हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन वो हो गई है। गाड़ी चल रही होती है, रोलिंग फ्रिक्शन होते हैं टायर्स उसके। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि कोई टायर पंचर हो जाता है तो वो उसमें से हवा जिस वक्त निकल जाती है, वो हो जाती है, तो उस वक्त उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से सरफेस एरिया कांटेक्ट में ज़्यादा आ जाता है, तो गाड़ी नहीं चल सकती उस स्पीड के साथ, या चलने में उसको मुश्किल पेश आती है क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहाँ पे वो हो जाती है। तो हमने देखा रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये भी हमने जहन में रखना है। तो ये डिफरेंट छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड डिस्कस की। अब एक और बेहतरीन छोटा सा एक टॉपिक है, पेपर्स में अक्सर जो है ना वो भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। वो ऐसे होता है कि प्रूव दैट एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू एस एम जी। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और ये अप्लाइड फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, वेट है बॉडी का। तो ये हमने अभी डिस्कस करना है। जो भी यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई हुई थी उसी को अगर हम जहन में लाएं तो हम ये कह सकते हैं, बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इट हैज़ बीन कंक्लूडेड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एन लिख लें या आर लिख लें, एक ही बात है, एफ एन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है, ये स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इसी को हम आर भी लिख लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप, एफ एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये एक ही बात है, सेम, कोई जो उनमें से आप लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब फ़र्ज़ कर लें, चले हम इसको आर ले लेते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये रिलेशन है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, एफ एस इज़ इक्वल, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू एस। ठीक है, इक्वेशन को रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आर। ये कांस्टेंट म्यू एस हमारा हो जाता है, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमारे पास हो गया इनटू आर एफ एस। अब देखिएगा एफ एस इक्वल म्यू एस, ये कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और ये साथ हो जाएगा एम जी। यही हमने प्रूव करना था। अगर एफ एन लिखा होगा तो हम यहाँ पे एफ एन लिख देंगे, आर 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 इधर एफ एन कर देंगे। सिर्फ आर लिखा होगा तो आर डायरेक्ट लिख देंगे। एम जी लिखा होगा तो ये जो है ना एफ एन आर एम जी डब्ल्यू जो चीज़ भी हो उसमें आपने सिर्फ इसके मुताबिक आगे वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। इसी तरीके से ये भी बाज़ औक़ात ऐसा आ जाता है कि प्रूव दैट एफ के इज़ इक्वल टू म्यू के एम जी या एफ एन। तो सेम यही सिचुएशन हमें लिखनी है, एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ के इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आर, ये म्यू के एफ के एम जी, ये हमारे पास हो गया। सेम अगर n लिखा है, एफ एन लिखा है तो एफ एन लिखते जाएं, r लिखा है तो इस तरह लिखते जाएं। इट मींस यहाँ पे बताने की जो बात वो की गई है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इसके साथ हमने सॉल्व करने हैं कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर फाइंड करनी हो हमने, तो जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको mg के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर इसमें से देखें, अगर आपने ये फाइंड करना हो म्यू एस, ये mg इधर आके इसको डिवाइड कर देगा। इसी तरह म्यू के फाइंड करना होगा अगर, तो ये mg इस दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर देगा। ये छोटी छोटी कुछ टर्म्स थी या ये एक शॉर्ट आंसर्स था इसके बारे में।
तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह देखिएगा। जब ये चीज़ें क्लियर होंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर होंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली सिंपल यही होता है, डिफाइन फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, इस तरह 3 या 4 मार्क्स इस तरह आते हैं पेपर में। तो आप उसमें इसको उसके मुताबिक जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर ये आ जाएगा प्रूव करने के लिए तो भी आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। मज़ीद साथ नोट्स भी आपको अटैच करके दे दिए जाएंगे वीडियो के साथ, उनको भी देखिएगा, आप इसको खूब पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।